गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक आपको पता है, ये हमारी क्या है, लास्ट क्लास है मैम बायोमोलिक्यूल्स की। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के बारे में पढ़ ली हैं एंड लगभग क्या है, खत्म ही हो गया है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर का छोटे छोटे जो टॉपिक थे, एक था द लिविंग स्टेट, और इसकी एक बहुत खास बात क्या थी, कौन बताएगा? लिविंग स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? बोलो बोलो। द लिविंग स्टेट, हमें कैसे पता मैम चलेगा? बॉडी इक्विलिब्रियम में ना हो। बिल्कुल सही, कि ये मैम एक नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है। मतलब क्या मैम? मतलब ये कि हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम जिंदा हैं, उसे क्या करना है? कंटिन्यूअसली काम करना है। इट नीड टू वर्क, ठीक है। वर्क के लिए उनको क्या चाहिए मैम? उसको चाहिए एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या कि उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन प्लस यूटिलाइजेशन भी होता रहेगा। प्रोडक्शन मतलब क्या हमारा? कैटाबॉलिज्म, है ना। हमारी बॉडी के अंदर भी तो कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी मैम, हो रहा होगा। और यूटिलाइजेशन मतलब कि जो हमने वो एनर्जी बनाई है, तुम लोग कैसे पढ़ने में यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसका यूटिलाइजेशन मतलब एनाबॉलिज्म। दोनों का दोनों जो काम है वो चलना होगा। तो लिविंग स्टेट की यही दो प्रॉपर्टी, कि मैम हमारी बॉडी को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हमेशा रहना है। क्योंकि वंस इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब समझते हो? आपको डायग्राम जब बनाने को आएगा ना, सिर्फ आपके जो एग्जाम में ऐसी डेफिनेशन नहीं आएगी कि व्हाट इज द लिविंग स्टेट। आपको लगता है कभी इतना बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। आपसे पूछा कैसे जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब? पता है क्या होता है? कोई भी, तो अब पता है आप कैसे कंपेयर करो, तुम अपनी बॉडी को और एक, जैसे अपनी बॉडी को ले लो और दूसरी तरफ ले लो, किस चीज को, हाँ, अवंती के टेस्ट पैटर्न को ले लो, ठीक है। अवंती के टेस्ट सिलेबस कंप्लीशन को ले लो, टेस्ट पैटर्न नहीं, अवंती का सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। कैसे मैम? कि हम लोगों ने ये बैच स्टार्ट किया 11th का, राइट। लास्ट ईयर से भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब तुम लोग को भी न्यू एडमिशन दिलाया, ठीक है मैम। ये रहा हमारा ग्राफ किस चीज का? न्यू एडमिशन का। कि हम लोगों ने बच्चों को फर्स्ट चैप्टर कराया, सेकंड कराया, थर्ड कराया, फोर्थ कराया, फिफ्थ कराया, सिक्स कराया, सेवन कराया, और सपोज करो 10th तक तुम्हारे में सिलेबस था, ठीक है मैम। हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम 10th में आ गए। अब 10th में आने के बाद क्या? 10th चैप्टर पे आने के बाद क्या? मैक्स टू मैक्स रिविजन, ठीक है, रिविजन। उसके बाद तो तुमको टेस्ट ही देना है, अपना फाइनल एग्जाम देने हैं। तो उसके बाद क्या आपका, हम लोग ये ग्राफ जो है ऊपर को बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि हम कोई लर्निंग ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आ जाएंगे एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे। क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर को? एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जहां पे कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, कोई वर्क नहीं हो रहा है। कितनों को ये इक्विलिब्रियम स्टेट का ग्राफ समझ में आया? समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरा है हमारा, मैंने हम लोगों के बारे में क्या कहा? हम लोग के बारे में कहा कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या करना है? लगातार काम करना है, ठीक है मैम। तो ये रहा हमारा काम। हमने खाना खाया, ठीक है, और पढ़ाई की, स्कूल गए, मौज मस्ती की, इंस्टाग्राम पे रील्स देखे, और अपने नोट्स बनाए, एनर्जी खत्म। फिर से हमने खाना खाया, ठीक है, फिर से हमने काम किया, फिर से काम, खाना खाया, फिर से काम किया। तो ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? काम को परफॉर्म कर रहे हो। यू आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फंक्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बॉडी परफॉर्म्स फंक्शंस, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर आप मतलब किसी भी किस, जैसे मैंने तो आपको ये बहुत बच्चों वाला एग्जांपल दिया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अब ना, अगर आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो नाउ आई थिंक यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि मैम ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? भले ही आपकी पीक एकदम बहुत तेजी से काम कर रही है, बट उसके बाद वो ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो कभी काम नहीं करेगी। बट अगर सपोज करो मैंने उसको फिर से ऐसे कर दिया, तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या मैम होगा? वो वर्क करेगी, हम दोबारा काम करने बिल्कुल लगेगी। सही, वो दोबारा से काम करने लगेगी, राइट। और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ इस पीक का? मैम वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी। इक्विलिब्रियम अटैच, क्या बोलते हैं, स्टेट जो है वो अचीव कर ली है। और ह्यूमंस में इसका मतलब क्या हुआ? जब आपकी बॉडी में बट कोई, बिल्कुल सही विवेक, एक शॉर्ट में आंसर दिया आपने, दैट इज डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक है।
तो नाउ मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टेडी स्टेट बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको फिर से बता दिया कि ये हमारे में आएगा ग्राफ फॉर्म में। इन दोनों ग्राफ्स के अलावा कोई तीसरा ग्राफ भी नहीं है इसका। ठीक है, यही दो ग्राफ्स आएंगे कि ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, यहाँ पे लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए कि ये मैम हमने इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, स्टेब्लिश कर लिया है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए जी, और यहाँ पे क्या है, इसको हम डेथ वाला अभी नहीं दिखाएंगे, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करा था। और आप यहाँ पे लिखोगे कि नेवर स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। करेक्ट बात, खत्म कहानी। चलो जी, देखो क्या क्या हम लोगों ने करा था कि लिविंग स्टेट जो है एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है। हाँ जी मैम, क्योंकि उसे कंटिन्यूअसली काम जो है करना है, कांस्टेंट एफर्ट मारने होते हैं। कल हमने ये वर्ड याद किया था ना, लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए, कि दोनों में ही आपको कांस्टेंट एफर्ट्स मारने हैं ताकि आप इक्विलिब्रियम पे ना आए और आपकी जो एनर्जी है ये भी लगातार उसका इनपुट होता रहे एंड आउटपुट भी होता रहे साथ में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या करती है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, बट कहीं ना कहीं लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म दोनों ही मैम सिनोनिमस हैं, बिकॉज मेटाबॉलिज्म के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, लिविंग स्टेट नहीं मिल सकता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही तो है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहा है और एनर्जी को यूटिलाइज भी कर रहा है। करेक्ट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क्स कंटिन्यूअसली सो दैट इट कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा काम करता रहता है ताकि वो कभी भी इक्विलिब्रियम में ना पहुंचे, because a system at equilibrium cannot perform the work। क्योंकि जैसे ही आपने ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लिया, अब आपको आगे काम करने का जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब आई वांटेड टू सी, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है, कि आप लिविंग स्टेट के बारे में कितना पॉइंट्स बता सकते हैं, मुझे जल्दी से बताइए। हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, पक्का करेंगे, बट 7:45 से 8:15 तक, आधा घंटा इज मोर देन एनफ फॉर दिस चैप्टर। और ट्रस्ट मी, हम उतने में ही 40 क्वेश्चन कर भी लेंगे। चलिए फटाफट से इक्विलिब्रियम स्टेट, सॉरी लिविंग स्टेट के मुझे पॉइंट्स बताइए, इंपॉर्टेंट जो आप अपने एग्जाम में लिखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। विवेक जी, कोई भी बता सकता है, ये आज सबके लिए खुला खजाना है। मैम इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो जी, योगिता ने अपना पॉइंट जो है इजी वाला बता के खत्म कर दिया। नॉन इक्विलिब्रियम इतने में समझ में आ रहा है ना हमें, स्टेडी स्टेट है। चलिए विवेक जी, कोई तगड़ा पॉइंट मारिएगा प्लीज विवेक। मैम एनर्जी का या तो प्रोडक्शन होता है या तो यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन दोनों ही चलता है मैम। और एक किसी बच्चे ने पॉइंट लिखा भी है, लेट मी चेक। प्रिया आप भी बता दो प्लीज, लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर्स। क्या बात है महक जी, अच्छी बच्ची आई है हमारी क्लास में। लिविंग स्टेट एल से लिख देते हैं, एंड क्या बात है अभिषेक जी भी, ऐसे ऐसे लोग आंसर दे रहे हैं आज। लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म मैम सिनोनिमस हैं, सिनोनिमस। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारा, अभी किसी ने, अभिषेक ने क्या बोला है कि मैम कांस्टेंट एफर्ट मारने होते हैं। बिल्कुल सही जी, कांस्टेंट एफर्ट मतलब आपको हाथ पैर चलाना होता है लगातार। हाँ जी प्रिया, अब आप बताइए। प्रिया आपके पॉइंट खत्म हो गए? और कोई जी? चार ही होशियार बच्चे हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं, सारे पॉइंट्स हो गए। प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी, हाँ लिख सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी। चलो मतलब वही वाला विवेक वाला ही पॉइंट है लगभग, बट ठीक है, आपको तोड़ मोड़ के लिखने का आंसर कला पता होनी चाहिए। चलिए, अभी सारे पॉइंट नहीं खत्म है बच्चा, अभी 2 पॉइंट्स बचे हैं। इंपॉर्टेंट प्रिया बताइए जी, आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू। नरगिस जी शांत क्यों हैं आप, बताइए। ये सारे अपने अपना एक एक पॉइंट बता के चुप। परफॉर्म वेरियस, क्या चीज विवेक? परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हाँ, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, बिल्कुल सही जी।
required to perform various function. ठीक है, और साथ में ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, बस इतना ऐसे ही लिखना आप लोग भी। और दो डायग्राम जो मैंने बनाए थे ना कि मैम ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया है, गुड इवनिंग वर्षा, यू आर लेट, और ये नेवर अटैक, इट विल नेवर ऑब्टेन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आप लोग भूल गए हैं वो हमारा कौन सा है, ये इट वर्क्स कंटिन्यूअसली, ये वाला ये बोल दिया था क्या? हाँ, कांस्टेंट एफर्ट का मतलब भी यही है, बट ठीक है, आपको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बाकी चीज करना है। हाँ, मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट आपने नहीं बोला कि द मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपने बस सिंपली ये बोल दिया कि मैम ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए जी, कोई बात नहीं, इतने से भी आपका लगभग जो काम है वो हो ही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपने बोल दी हैं। चलो, ये वही वाला एग्जाम्पल है। देखिए जी, एक हमारे पास क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स। ये एक छोटू सा टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी का ही है, इसीलिए मैंने आपके लिए जो है ये फिर से लेके आई। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हम साथ में लिखते रहेंगे। यहाँ पे क्या आपको पता चलेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि द लिविंग स्टेट जो है वो दे आर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। उसी तरीके से दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स। मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब भी लगभग वही चीज है। ये जो आपका टॉपिक है ना, ये बिल्कुल इसी का ही जो ये लास्ट पॉइंट है ना, आप यहाँ पे लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट डज दैट मीन मैम? इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे केमिकल चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, कोई भी केमिकल प्रोसेस मतलब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, फिजिकल प्रोसेस जो आप कर रहे हो, वर्कआउट करना, वॉक करना, या कुछ भी किसी भी तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना, ये सब क्या है? ये कंटिन्यूअसली चलता है, मूव्स साइमल्टेनियसली। इसको एक्सप्लेन करना, बिकॉज ये ना एक बार आपके जो है लास्ट ईयर का ये एक्चुअली क्वेश्चन है कि आपकी हाफ ईयरली में आया था। ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स, प्लीज एक्सप्लेन। तो ये चीज यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता रहा है कि मैम कोई भी जो प्रोसेस होगा, चाहे फिजिकल प्रोसेस चाहे केमिकल प्रोसेस, वो हमेशा लगातार चलता रहेगा। और उसको आप कैसे दिखाएंगे? यही वाला डायग्राम। ठीक है, इसको थोड़ा सा डॉट 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 कर देते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये रहा कि ये हमारा इक्विलिब्रियम उसने स्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, दूसरा क्या है? फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस की हमने बात कर ली, राइट? अब कौन सा प्रोसेस मैम? अब है मैम बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसा होता है मैम? कि दे आर लिविंग। ठीक है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, हमेशा नो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एंड दे नीड टू वर्क थ्रू आउट देयर लाइफ। ये तीनों पॉइंट्स आपको बायोमोलिक्यूल्स आर मेटाबॉलिक फ्लक्स में आपको फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के बारे में बस एक एक सिंपल सी लाइन लिखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वाला छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बट लिखना इज इम्पोर्टेंट कि आपको इसमें लिखना क्या है। एक बार एनसीईआरटी उठा के देखना, उसमें आपके ये दिया हुआ है। ठीक, चलो जी। अब कल हमने ना एंजाइम्स का लगभग चीजें जो थी वो थोड़ी बहुत सीख ली थी, बट बहुत सारी चीजें जो थी वो हमारी मिसिंग भी रह गई थी। जैसे कि क्या बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, सॉरी एंजाइम जो हैं, ये हमने कल सीख लिया था कि मैम ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो कि शायद विवेक ने बताया था ये कि मैम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, और यही रीजन है कि हम इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहने का मतलब ये है क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे अंदर हो रहे हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि एंजाइम्स जो है हम लेबोरेटरी में यूज नहीं करते होंगे? आप लोग डेली मर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं। कैसे मैम? नॉर्मल अगर आप दही जमाना ही देख लो, राइट? दही जमाना भी अगर है, वो भी एक तरीके की एंजाइमेटिक रिएक्शन ही चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, दूध लिया है, उसमें एक स्पून जो है दही का आपने डाल दिया, और उसमें क्या हुआ, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बट क्या वो लिविंग को डिफाइन करता है? नहीं मैम, वो कभी भी लिविंग को डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, बट वो भी क्या है, वो भी मैम एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक, चलो जी, इसको भी आज के क्लास में बहुत बच्चे दही जमाना सीख जाएंगे प्रॉपरली। 2-3 बार समझ में आना पड़ेगा, समझ में मतलब एग्जाम्पल मिलेगा आपको। तो पहला चीज पॉइंट क्या हो गया मैम? ये प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इसीलिए दूसरा नाम बायो कैटलिस्ट भी है। अभी पूछूंगी, ठीक है? कैटलिस्ट एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड अप। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड अप, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। फिर क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूल्स अपॉन विच एंजाइम्स में एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये तो हमें पता है मैम, ये इसका तीसरा पॉइंट है। ये इसका फोर्थ पॉइंट है कि जो मॉलिक्यूल्स
जिन पे हमारा एंजाइम काम करता है मैम, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि अगर हम वही दूध और दही वाला एग्जाम्पल लें, तो दूध हमारा क्या है मैम, वो हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और जो हमने उसमें 1 स्पून दही डाला है, दैट इज योर एंजाइम। ठीक, चलो जी, बट पूरी तरीके से ये सही भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, कि एंजाइम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही रिमूव हो जाता है। कल ये हम लोगों ने पॉइंट सीखा था इसका, बस सिर्फ एक समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी बिल्कुल इस पूरे की पूरे रिएक्शन में एंजाइम में आपको बता दूंगी कि दही जमाने में भी एंजाइम हमारा कौन सा काम करेगा। अब ये क्या कर रहा है आपका, नाउ दिस एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल। इसने क्या किया है, एक मॉलिक्यूल जिस पे वो एक्ट करेगा, ध्यान से सुनो, जिस मॉलिक्यूल पे वो एक्ट करेगा उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। कौन एक्ट करेगा, एंजाइम। और जिस मॉलिक्यूल जो क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट, एंजाइम ने जिस उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किसमें किया, एक दूसरे मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं मैम प्रोडक्ट। ये पांचों पॉइंट क्लियर है, या मैं लास्ट लाइन एक बार फिर से बोल दूं, बोलो बोलो, क्लियर है बाकी और लोग भी, चलो ठीक है। अब ये बात तो हमने कल भी कर ली थी कि कोहने जी थे जिन्होंने एंजाइम वर्ड को हमारा सबसे पहले कॉइन किया था, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एंजाइम्स एक्चुअली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये हमने कल नहीं पढ़ा था और तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं था, क्योंकि तुम लोगों ने एनसीईआरटी खोली नहीं होगी अभी स्कूल में तो वहां तक पहुंचे नहीं हो, कोई बात नहीं। देखो अभी हम लोगों ने क्या ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख ली कि 2 चीजें थी हमारे साथ। पहली चीज तो ये है, एंजाइम क्या कर रहा है मैम, कि ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बोलो बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट एक्सेलेरेट देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज कर देता है मैम। बहुत ज्यादा तेज को हम 5 से दिखा देते हैं। और साथ में इन्होंने क्या बोल दिया कि मैम ये ना एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, अभी क्या पॉइंट लास्ट में पढ़ा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को, डिक्रीज करेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा मैम ये कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, तो मैं 2 सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। एक हमारा दही वाला ही पुराना, और दूसरा अभी कौन सा, एक और। देखो क्या होता है ना, कि सपोज कर लो कि आपको क्या करना है, ये 2 बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है, 100 kg का है और ये भी मैम 100 ही kg का है, ठीक। आपको क्या करना है, ये प्लेस है ए, ठीक है, ये लाइन है यहाँ पे, इस प्लेस का नाम है क्या, ए है हमारा। ये दोनों क्या है हमारे मैम, बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसको क्या करना है, इसको यहां से यहां पहुंचाना है, इस प्लेस बी पे, ठीक है। 2 बंदे हैं सपोज कर लो, हम लोग क्या लेते हैं, एक योगिता है एक प्रिया है, ठीक है। ये 2 बंदे हैं हमारे पास, कि हमने दोनों को बोला है कि बेटा जी इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। तो योगिता ने क्या किया ना, योगिता ने मैम इसके नीचे, सॉरी प्रिया ने, सॉरी योगिता, ठीक है, प्रिया ने क्या किया, क्योंकि प्रिया नीचे है तो मुझे नीचे वाले पे काम करना पड़ेगा। प्रिया ने क्या किया कि इसके नीचे ना उन्होंने सिंपली से 2 टायर लगा दिए, ठीक है, थोड़ा सा उठवा के किसी से इसके नीचे क्या कर दिए, 2 टायर लगवा दिए। अब योगिता क्या करेंगी, ये भी उठा, मतलब ऐसे धक्का मार के, ऐसे तो लेके जाते हैं डब्बा वो बॉक्स वगैरह को आप, क्योंकि बाहुबली तो कोई नहीं है ना कि हम उठा ले ऐसे कंधे पे, नहीं जी मैम, हम क्या करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे उसे और उसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएंगे, करेक्ट। योगिता भी पहुंचा लेंगी और जो प्रिया है वो भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देंगी, बट इजी किसके लिए है, प्रिया के इजी प्रिया के लिए है। तो ये जो टायर्स है ना आपके, these टायर्स आर एक्टिंग एज योर एंजाइम्स। अभी आपको पूरा कोरिलेट करोगे, ये टायर्स ही है मैम जो हमारे इसमें एंजाइम्स की तरह काम कर रहे हैं। हाउ मैम, क्या टायर्स का कोई यूटिलाइजेशन हो रहा है इसमें, ये यहाँ पे पहुंचाने के बाद, तो अगर आप चाहो तो टायर को निकाल भी सकते हो ना, नहीं मैम, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा मैम पहला पॉइंट तो आपने क्लियर कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा प्रिया जी का क्या है, बहुत फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैम प्रिया जी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे हार्डली 1 मिनट में पहुंचा देंगी, ठीक है, ऐसे उन्होंने धक्का मारा और पहुंचा दिया। बट योगिता को पहुंचाने में उसको लगेगा 10 मिनट, बट पहुंचा तो दोनों ही रही है ना। तो पहली चीज तो हमारा ये टाइम का हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है बच्चे जी कि वो एनर्जी हमें जो चाहिए, कि हमें, जब आप खुद से सोचो, जब आप सपोज कर लो आपका ये इंक्लाइंड वाला ही है, ठीक है। अब प्रिया के लिए तो ये बहुत ही इजी है
क्योंकि यहाँ से उनके पास टायर हैं, कर 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 करके 2 मिनट में उतर आएंगी। बट योगिता को ऊपर से नीचे उसको फेंकने मतलब पुश करने में भी क्या करना होगा, पहली जो एनर्जी लगानी होगी ना उसे एक्टिवेट करने के लिए वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। करेक्ट है? खुद से थोड़ा मेमोराइज करो कि जो यहाँ पे एनर्जी योगिता को लगानी पड़ेगी ना, वो एनर्जी योगिता को बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। करेक्ट? बट क्या प्रिया को वो एनर्जी लगानी पड़ेगी ज्यादा? नहीं। तो यही है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। आम भाषा में मैंने आपको समझा दिया, अभी डेफिनेशन हम सीखेंगे कि वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो हमें चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे आने के लिए, या फिर आप सिंपल से इस हम लोग साइंटिफिक वाले पे आ जाते हैं कि वो रिक्वायर्ड एनर्जी, आप ऐसे जनरल भाषा में भी लिख के आ सकते हो कि दैट रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट a substrate into product। ठीक है, ठीक है। required energy to convert a substrate into product, नहीं required energy नहीं, initiated required energy होगा। ठीक है, तो initiate, just one second, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, required energy to convert, आ गया। ठीक है, बस 2 वर्ड ऐड करने, इनिशियली रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, इनिशियली रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। जाओगे ना तो आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। चलिए मैम हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये रही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, हमें बहुत कम चाहिए होगी। ये दोनों पॉइंट्स आपको एंजाइम वाले में पक्का से लिखने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको वो दही वाला बोल रही थी कि मैम दही वाला भी आप थोड़ा सा बायोलॉजिकल वाला ही बता दो, क्योंकि ये तो फिजिकल वाला है। दही वाले में हमारे पास पता क्या होगा कि जो हम लोगों ने जो आपने ये मिल्क डाला है ना, मिल्क में आपने जो वो डाला है, क्या बोलते हैं, दही डाला है। बट उसके बाद हम लोग मम्मा लोग क्या करते हैं कि उसको ना थोड़े टाइम के लिए हल्का सा, ठीक है, हल्का सा क्या कर देते हैं ना, गैस पे रख देते हैं। और वो गैस बंद होती है या किसी गर्म चीज के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि वो क्या कर देता है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस है दैट इज नॉट यूटिलाइज, जो क्योंकि वो गर्म जो है आपका प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बट हमारा लास्ट में इस मिल्क का जो है कन्वर्जन हो जा रहा है। ठीक है, तो नाउ दिस गैस इज वर्किंग एज व्हाट, योर एंजाइम। ठीक है जी, यहाँ पे जो ये हमने 1 स्पून दही डाला था वो हमारा एंजाइम नहीं है। ठीक, चलो जी, इनिशिएटर है, आप एक तरीके से कह सकते हो। अब ये फीचर हम लोगों ने कल एक बार क्लास में देख लिए थे, बट फिर भी एक बार देख लो। क्या है कि हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है। कल हमने पढ़ा था, कैसे बनाया था मैंने आपको। बाकी पॉइंट्स आप उस कल वाली स्लाइड से देख लेना थोड़ी बहुत। इसके ना प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये ना बहुत बड़ी स्लाइड है। मैं अगर सारी अपलोड करूंगी ना तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, इसलिए कह रही हूँ बस इस वाले स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये था हमारा ये एंजाइम और ये थी उसकी एक्टिवेशन, एक्टिव साइट या एक्टिवेशन साइट। ठीक है, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि एंजाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं, तो मैम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है। एंजाइम्स डिफर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर कैटलिस्ट बाय बीइंग मच मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट। अब ये इन्होंने थोड़ी सी बड़ी बात बोल दी कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट से अलग क्यों है थोड़े से। अगर आपको ये लग रहा हो ना कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट एक ही है, ठीक है, वो दोनों लगभग काम एक ही जैसा कर रहे हैं, बट दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम्स के पास हमारे पास क्या है, आपका फिक्स है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा मैम, तो यहाँ पे मैम ए ही बाइंड करेगा। ठीक है, बी और सी जो है इसमें फिट नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं एंजाइम्स हमारे कैसे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, बता दिया मैंने। एंजाइम्स आर यूजुअली मच लार्जर देन सबस्ट्रेट, हमेशा सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं, तभी तो हमने लॉक बोला था उसको, वरना हम उसको भी तो की बोल सकते थे। हमने लॉक क्यों कहा था, कि वो साइज में हमेशा ही बड़ा होता है। दूसरा क्या है, एंजाइम्स कैन बी डन
नेमिंग कैन बी डन बाय द सबस्ट्रेट और प्लस एज। मतलब क्या, जिसपे आप काम कर रहे हो। सपोज अगर आपको लिपिड्स का रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ाना है, ठीक है, तो हम कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं, लाइपेज। ठीक है, लास्ट में ना हमेशा एज लग जाएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है उसको बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अब अगर हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है उसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स को यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका एज लगना इज मैंडेटरी। और एंजाइम्स और ओलिगोडायनामिक मतलब वो हर जगह अवेलेबल हैं और हर टाइम एक्टिवेटेड है। ठीक है, वंस दे फाउंड देयर सबस्ट्रेट। ठीक जी, चलिए जी, यही रहा देखो आपका एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला डायग्राम है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। एक ग्राफ मैंने आपको यहाँ वाले बता दिए दोनों, कहाँ गया ये, ठीक है। दूसरा ग्राफ कौन सा है मैम, ये, बस इसको समझना इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आपको समझ में आ चुका है। हम कैसे समझेंगे, ऐसे साथ में थोड़ा सा लिख के कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है मैम, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ग्राफ से भी समझ लो कि ये रहा हमारा सबस्ट्रेट। देखो यूजुअली इस एंजाइम्स वाले का जो है रिएक्शन है वो क्या है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, इट विल गिव यू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर लास्ट में मैम एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है, पहले तो मुझे ये बता दो। एवरीवन प्लीज प्लीज प्लीज, किसी को भी डाउट है? नहीं, किसी को भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ इसको ना यहीं पे इम्प्लीमेंट करना मतलब कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे वो सीखो। ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। ये हमारा जो रेड वाला आपको दिख रहा है, रेड वाला सबस्ट्रेट सपोज ए है, और पिंक वाला जो दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, या मैं अलग से बना दूं, यहाँ पे देखो वरना जिनको नहीं दिख रहा है उसमें, एक हमारा है ये ब्लू लाइन, ठीक है, और दूसरी हम ले लेते हैं येलो, ठीक, दूसरी है मैम येलो, और ये रहा हमारा एक ग्राफ, ठीक है। देखो अब यहाँ कहानी आपको जो दिख रही है क्या है मैम, कि यहाँ पे मैम हमारे पास सबस्ट्रेट है, करेक्ट, ठीक है मैम। अगर हम अभी पहले येलो वाले की बात करें, ठीक है, येलो वाले मैंने इसलिए येलो से लिखा, ये रहा मैम सबस्ट्रेट, और ये ना हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बट इसको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी है, एक्टिवेशन एनर्जी कब कितनी लग रही है? अगर आपका ये, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ होगा तो खुद से सोचो ना, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, ऐसे होगा। ये इतना समझ में आ रहा है, और यहाँ पे ये रिएक्शन का है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी पूछूं तो इस वाले की सबस्ट्रेट, ये जो नीचे येलो वाला है, उसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही है? मैम कम लग रही है। कम नहीं, आप मुझे यहाँ पे एक एक्यूरेट नंबर बताओ। जैसे मैंने अगर आपके लिए ये नंबर यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रुको, दिस इज योर 20, ठीक है, थर्ड, रुको यार, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, ठीक है। यहाँ पे लगभग कितनी लग रही है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी? 60, 80 के लगभग आ रही है ये, है ना बच्चे जी? समझ में नहीं आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर से जा रहा है, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? बिकॉज ये आज का क्लास का मेजर टॉपिक है, उसके बाद हम लोग बस एक बार रीडिंग मारनी है हमें, और हमारा चैप्टर खत्म है। 10 मिनट में आपको पता है चैप्टर खत्म करना है, हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जिसको भी प्लीज रत्ती भर भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। चलो जी, क्या है हमारा, ये रहा सबस्ट्रेट, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मैम कम लग रही है। अभी हम लोगों ने सीखा एक पॉइंट कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कब लगती है हमारी, जब इसके साथ हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जब इस वाले के साथ हमारा एंजाइम भी साथ में होगा, ठीक है। इसका मतलब है इसके पास हमारे एंजाइम है, तो इसने कम एक्टिवेशन एनर्जी में हमारा इसको है कन्वर्ट कर दिया है प्रोडक्ट में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी है मैम? यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी लगी है मैम लगभग 120,
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैम कोई एंजाइम नहीं है, देयर इज नो एंजाइम यहाँ पे, और यहाँ पे मैम इस वाले येलो वाले में हमारे पास एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, देखो अल्टीमेटली दोनों के दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, इस पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट को कहा जाता है बच्चे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। अगर अब आपको ना वो बनाना है इसके लिए एक रिटन वाला पार्ट, तो ये तो मैम हमारा कौन सा वाले का हो गया, ये एस वाले का हो गया, जो ये नीचे वाला है येलो वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा है कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम यूटिलाइज हुई है और यहाँ खत्म। बट इसको भी तो आप दिखाओगे, इस वाले ग्राफ को हम कैसे दिखाते हैं मैम, इसको दिखाते हैं सबस्ट्रेट और वो हमारा मैम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बट यस आपको ये क्लियर करना होगा बड़ा एरो दिखा के कि यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का दैट इज वेरी वेरी लो। क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? प्लीज एक बार मुझे बता दो, ग्राफिकल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं, जो हमें 120 एफर्ट्स, मतलब कि अगर आप वो बोलो कि योगिता जी को धक्का उसमें मारने में कितने 120 धक्के जब वो मार रही थी, तब वो अपने डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड कर पाई थी, और वहीं पे प्रिया ने क्या किया था, सिर्फ 80 धक्के मारे। ठीक है, 80 तो क्या उससे भी कम ही चाहिए होंगे, 80 धक्के मारे हैं और उनका जो बॉक्स है वो स्लाइड कर गया है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यही जो आपका गैप होता है ना इन दोनों के बीच का, एंजाइम के यूटिलाइजेशन के टाइम पे और बिना एंजाइम के, इसको आप कहते हो ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, प्रिया आपको कुछ कहना है? नो मैम। ठीक है, आपका माइक खुला था, मुझे लगा कि शायद आप कुछ कह देना चाहते हो। देखो ये वाला हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, है ना, कि हम लॉकेन की जो हाइपोथेसिस था वो किसने, एमिल फिशर जी ने दिया था। ठीक है मैम, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी क्या कहानी थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एक्ट्स एज अ लॉक। जो हमारा एंजाइम का एक्टिव साइट है ये रहा। हमने कैसे बनाया था मैम, हमने बनाया था कुछ ऐसे। ठीक है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट है ना, एएस फॉर एक्टिव साइट, अंजलि शर्मा नहीं है, ये एक्टिव साइट है, ये हमारा एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम्स का एक्टिव साइट है वो हमारा क्या है मैम, वो एक लॉक की तरह काम कर रहा है, और जो हमारा सबस्ट्रेट है ये हमारा मैम की तरह काम कर रहा है। हमेशा आपको सबस्ट्रेट को छोटा बनाना है, एंजाइम को बड़ा बनाना है। ठीक है, और ये मैम हमारा कैसे बन जाएगा फिर, अगर आपको, क्योंकि आप एग्जाम में अगर ताला चाबी बनाओगे ना तो आप पूरे पागल हो, आपको ऐसा नहीं करना है। ये ऐसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दो और फिर यहाँ पे आप इसको कंबाइन करके हल्का सा दिखा दो ऐसे। ठीक है, कि ये अब मैम एंजाइम प्रोडक्ट बन गया है, और लास्ट में क्या दिखाना है आपने, लास्ट में हमारा एंजाइम फिर से अलग और प्रोडक्ट फिर से अलग, ये दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बनाना है कुछ ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इनको देखो तो फिशर जी के अकॉर्डिंग जो हमारी ये एक्टिव साइट है वो कैसी है, रिजिड है, ठोस है, नॉन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब क्या कि मैम इसमें यही वाला आएगा सबस्ट्रेट। अगर हमारे पास और भी ऑप्शन है, अगर हम चाहें कि हम इस वाले सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में इस एंजाइम को यूज करके, क्या आप कर सकते हो? ठीक है, आपको क्या, देखो ध्यान से सुनो, ये हमारे पास अलग अलग सबस्ट्रेट है। ठीक है, अलग अलग सबस्ट्रेट है, बट आपके पास क्या है, जैसे अगर आपको और ज्यादा अच्छे समझना है वही बॉक्स वाली कहानी ले आओ। ठीक है, बॉक्स वाली कहानी में हमें पता है कि अगर हमारे पास सर्कुलर टायर्स होंगे ना तो ही हमारा बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करेगा। से अगर हमारा जो बॉक्स था उसके नीचे मैं ट्राइंगल्स लगा दूं, क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर्स वाले लगा दूं तो ये मूव नहीं करेगा। किसके अकॉर्डिंग? ये एमिल फिशर थ्योरी है, जिसको हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एमिल फिशर जी ने दी थी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस ही है ये। अब दूसरी आगे थी क्या, कोशलैंड जी की, और फेमस उनकी हो गई थी, बट जो सही बात की थी वो की थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारा जो एंजाइम है उसका जो ये एक्टिव साइट है वो कैसा है मैम, रिजिड है। एक्टिव साइट जो यहाँ पे है मैम वो रिजिड नहीं होता है। मतलब क्या, मतलब ये मैम कि अगर जस्ट 1 सेकेंड, इसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं अपना वाला। ये है एंजाइम हमारा, ये है इसकी एक्टिव साइट, बट अगर हमारे पास
यहाँ पे बाइंड करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शंस ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 सबस्ट्रेट हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो एंजाइम है वो इसी से ही बाइंड करे, हो सकता है एंजाइम इससे बाइंड कर जाए, ठीक है। ऐसे कैसे, ये रहा ऐसे, ठीक है। ये मैम अभी तो हमारा अंदर शेप ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे एंजाइम जो है हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाए, थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिए, कौन सा ब्लू दिखेगा ना इसमें, ठीक है, अंदर ऐसे अभी है, ठीक है। ये हमारा सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा और धीरे धीरे एंजाइम हमारा क्या कर लेगा, अपने आप को मोल्ड कर लेगा। मतलब क्या कि जो इसका एक्टिव साइट था ना बच्चे, ये इसी को चेंज कर देगा। एक्टिव साइट की अब कैसे हो जाएगी, ऐसे, ये एंजाइम है प्लस ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। इसने क्या कर दिया, अपने एक्टिव साइट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो क्या, खुद से सोचो अब, क्या हमारा अब ये एक्टिव साइट आपको लगता है कि ये रिजिड या नॉन फ्लेक्सिबल रहा होगा? नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ जी मैम, ये हमारा कैसा है, ये मैम हमारा फ्लेक्सिबल साइड है कि हमारा कैसे, जैसे रबड़ का, ठीक है, लोहे का ताला नहीं है हमारे पास, रबड़ का है, ठीक है, कि आपने रबड़ में उसको फिक्स किया तो वो फिक्स हो जाएगा। अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या आ जाएगा, इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट। द एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैसी है मैम, फ्लेक्सिबल है, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है, इसी को एक्सप्लेन किया है उन्होंने, दैट इज अ चेंज कैन बी इंड्यूस, जो चेंजेस है वो हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय द सबस्ट्रेट। कौन सब चेंज करेगा, सबस्ट्रेट चेंज करेगा, क्या चीज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट। बिल्कुल ही क्लियर हो गई है ये दोनों पॉइंट्स आपको? तो लगभग हमारा ये चैप्टर खत्म। Yes, ma'am. चलो जी, ये 3 स्टेप हमने कल भी पढ़ लिए थे, इनिशिएशन, ट्रांजिशन और टर्मिनेशन, ठीक है। वही है हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये बाइंडिंग वाला हो गया। फिर रिएक्शन में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का ऐसे बन जाएगा ES कॉम्प्लेक्स प्लस EP कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिलीज में आ जाएगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। ये 3 स्टेप आप ऐसे करेंगे, दिखाएंगे, और ये तीनों स्टेप्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनिशिएशन, ट्रांजिशन स्टेट अब आपको पता चल गया है क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, लोअर हो गई है, ठीक है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को हम कह रहे थे ट्रांजिशन स्टेट। हाँ जी मैम, इसी को ट्रांजिशन स्टेट कह रहे थे। और फिर ये प्रोडक्ट में रिलीज हो गया है। तो अगर आप चाहो तो इस ग्राफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे मैम क्या है, इनिशिएशन हुआ, यहाँ ट्रांजिशन हुआ, और यहाँ पे टर्मिनेशन हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है। कहानी आ गई समझ में? चलिए जी, ये देखो सेम ही चीज है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है बच्चे जी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मैम हमारा जो है ये रहा, फ्लेक्सिबल है। तो ये देखो आपकी फ्लेक्सिबल साइट है, इसने इसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर दिया, ठीक। चलो जी आगे बढ़ जाओ, ये रहा आपका देखो डायग्राम, ठीक है, कि ये एंजाइम्स जो हैं वो क्या हमारे टेम्परेचर और पीएच के थ्रू इफेक्ट हो सकते हैं, बताइए जी। एंजाइम्स जो हैं वो हमारे टेम्परेचर और पीएच के थ्रू इफेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल इफेक्ट हो सकते हैं मैम, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम में डाल का जो टेम्परेचर है, देखो आपको ये पता होना चाहिए हर एक एंजाइम जो है ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी देता है। क्या कहा मैंने, कि हर एक एंजाइम अपने एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी देता है। जैसे तुम कैसे, बायो का अगर मैम आप पहले 2 चैप्टर का टेस्ट लोगे ना, तो मेरे आप लिखवा के रख लो 120 में से 115 से ऊपर ही नंबर आएंगे, ठीक है। वही मैम ने अगर आपको कौन सा चैप्टर दे दिया, चैप्टर दे दिया आपको एनाटॉमी, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है मैं 60-70 तो ले ही आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ चैप्टर 4 दे दिया, या फिर बिल्कुल सही, देखो जी अपने अपने दुख व्यतीत कर रहे हैं लोग, ठीक है। एनिमल किंगडम दे दिया, रैंडमली दे दिया, तो आपका जो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो वही चीज एंजाइम के साथ भी है कि एंजाइम भी हमारा इफेक्टेड होता है टेम्परेचर पे। एक वर्ड हम यूज करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है, कि हर एक एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है, जहां पे उनकी एक्टिविटी जो है वो कैसी होती है बच्चा,
एक्टिविटी एज इज एट पीक, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटी है वो पीक पे होगी। ठीक, चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे यही वाला यार कैसे खत्म होगा ये चैप्टर, कितना रह गया, बिकॉज इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम लोग खुद से देख सकते हो क्या, थोड़ा सा पार्ट रहता है। एक्चुअली कल वाली जो हमारी स्लाइड थी ना थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज बच्चा लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको मैं दिखा देती हूँ इफ यू डोंट बिलीव मी बाय माय वर्ड्स। ठीक है, ये कितनी स्लाइड्स हैं देखो, क्योंकि मैं तो आपको भेज दूंगी, मेरे को भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 97 लगभग लगभग 100 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज इसका साथ साथ में ना आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, क्या करें। ठीक है, चलो जी इसको भी देख लेते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना बच्चे, ये हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स। जो हमारे ये क्या है बच्चे आपका टॉपिक, दिस टॉपिक इज योर फैक्टर्स। तो पहला तो हमें क्लियर हो गया कि टेम्परेचर और पीएच जो है हमारा। मैम ये चैप्टर आपका फेवरेट क्यों है? मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है ये बायोमोलिक्यूल्स और इस टाइप के जो चैप्टर्स है ना, एक्चुअली लॉजिकल बातें होती हैं। तुमको एनिमल किंगडम अच्छा लगता है क्या विवेक? नो। बिग नो ना, तो इसीलिए मेरे को ये वाला चैप्टर अच्छा लगता है। तुम्हारे में मतलब मोस्टली अभी ना क्या एनिमल किंगडम जब स्टार्ट होगा ना, लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब तो चलो पढ़ाते पढ़ाते अच्छी लगने लगी है मुझे, बट ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मुझे या तो प्लांट्स पढ़ाने में मजा आता है या फिर ये बायोमोलिक्यूल्स वगैरह पढ़। चलिए कोई बात नहीं, पहला फैक्टर हमें क्लियर हो गए। टेम्परेचर भी हमारा जो है ऑप्टिमम होना चाहिए तो मैक्सिमम एक्टिविटी मिलेगी, पीएच भी ऑप्टिमम होगा तो भी मैक्सिमम एक्टिविटी मिलेगी। अगला आता है सबस्ट्रेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो अच्छा एक चीज और मैंने आपको इस पॉइंट पे बताना क्या भूल गई, कि अगर हमारा टेम्परेचर, देखो हमारे एंजाइम को काम करने का आदत है किस पे, सपोज करो 50 डिग्री सेल्सियस पे, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। हमने पढ़ लिया ना कि एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी ये देगा। बट सपोज हमने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, सीधे 100 कर दिया, क्या हो जाएगा? एक नया वर्ड सीखोगे आज। हमारे इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए कि हम 50 डिग्री पे मस्त काम करेंगे अपना। मैम आपका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री, क्या हो जाएगा एंजाइम के साथ? अब देखो तुम ही लोग इसका आंसर दोगे, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। एंजाइम्स किसके मिलके बने होते हैं बच्चे? पहला पार्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था, अमीनो एसिड या फिर इन शॉर्ट कह लो मैम अमाइनो एसिड्स। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, लगभग लगभग ऐसे इनकी चेन ही होती होगी, है ना। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ग्लोबुलर शेप ले लेते हैं, बट कहीं ना कहीं तो ये हमारे कैसे होंगे, जैसे एंजाइम्स हमारे कैसे होते हैं ऐसे, बट अंदर तो ये भी ऐसे गोल गोल ही हैं, अमाइनो एसिड साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। अब इनको मैंने एकदम हाई टेम्परेचर दे दिया, ऐसे तो बनाते हो आग को आप लोग केमिस्ट्री लैब में, इसको हमने एकदम हाई टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा, दुनिया अलग अलग इनकी सब तितर बितर हो जाएगा। ये कैसे होने लगेंगे, ये मैम मेल्ट वो ऐसे होने लगेगा, लूज फोल्डिंग होने लगेगी और अल्टीमेटली आके सब के सब अलग अलग हो जाएंगे। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम, बहुत ही तगड़ा वर्ड मैम, डीनेचर। क्या बोलोगे? एंजाइम अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। कब? अगर आपने उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दिया, या आपने उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम भी कर दिया। सिमिलर गोस विद पीएच। ठीक है, अब एक आता है इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जिसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि हम लोगों ने जैसे रिएक्शन पढ़ी है ये, ठीक है, ये रिएक्शन तो मेरे अकॉर्डिंग अब तो जैसे कहते हैं ना मैम हमें रट गई है, आप बोलने का आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब कॉमन वाली है ना। तो ठीक है बच्चा सुनो ध्यान से, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which the velocity of enzymatic action reaches half of its maximum value, उसका नाम है Km वैल्यू या फिर माइकेलिस कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ मैम इन दोनों वर्ड्स का? बहुत ही तगड़ा मतलब है ये, ध्यान से सुनो, कि वो पर्टिकुलर टाइम या वो पर्टिकुलर पीरियड, वो प्लेस जहां पे हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एग्जैक्ट हाफ होती है। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनो,
वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। देखो आप खुद से सोचो, पता है कहानी क्या है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको जो पार्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड, वो ये वाला पार्ट है। कोई बात नहीं अगर इसके हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, बट हमें ये चैप्टर आज खत्म करना है, ठीक है। सॉरी जी कि मैं अपने वर्ड्स पे नहीं रही कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे शायद। देखो मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि मैम हमने ऐसे करके अपने रिएक्शन को बढ़ाया और यहाँ पे आके हमारा जो था प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ से हमारा सबस्ट्रेट वगैरह पड़ा, एंजाइम से इसने बाइंड किया और यहाँ पे आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बट थोड़ा सा ध्यान ध्यान से मत, मैं आप जो कह रही हूँ वो लगा के रखना कि यहाँ पे क्या होगा, एक साइड पे सबस्ट्रेट होगा, एक साइड पे क्या होगा मैम, सबस्ट्रेट होता है हमारा, कि यहाँ पे हमने कितना 1 ग्राम सबस्ट्रेट डाला तो रिएक्शन हमारी इतनी बड़ी, फिर हमने मैम 2 ग्राम डाला फिर रिएक्शन हमारी इतनी हुई, फिर हमने मैम 3 ग्राम डाला, फिर हमने 4 ग्राम डाला, फिर हमने मैम 5 ग्राम डाला और हमारे रिएक्शन ने क्या कर दिया, एंजाइम था ही हमारे पास, ये हमारे क्या है सबस्ट्रेट है बच्चा, ठीक है। ये जो साइड दिख रहा है आपको ये आपका सबस्ट्रेट का साइड है, ठीक है। आप खुद से देखो कि यहाँ पे ये जब 5 ग्राम इसमें हमने सबस्ट्रेट डाला है तब जाके इसने क्या करा है, प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट करा है। बात को समझ पा रहे हो आप कि एंजाइम्स तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, एंजाइम का वैल्यू इज कांस्टेंट। यहाँ पे आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, ठीक है, स्लोली एंड स्टीडली यू आर एडिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। जब आप सबस्ट्रेट उसको ऐड कर रहे हो तो कैसे बनता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आता है। तो ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास मैम सिर्फ सबस्ट्रेट है, राइट। फिर यहाँ पे कहीं जाके जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया है। आगे बढ़े मैम हम थोड़ा सा, यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ और लास्ट में यहाँ आके हमें प्रोडक्ट मिला है, करेक्ट। यही कहानी सीखते हो, हाँ जी मैम हम यही कहानी सीखते हैं। तो ये रहा आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, आपको वो कॉन्सेंट्रेशन जहां हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ है, ये इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बिल्कुल ही आधी है, करेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ कि जब हमने 3 ग्राम उसमें वो डाला तो हमारा रिएक्शन क्या है, बिल्कुल हाफ पे है, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्राम के बाद 5 ग्राम पे कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 2 चीजें पढ़नी है, एक आपको पढ़ना होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है Km वैल्यू, जिसे हम माइकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। ये आपका जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका Km वैल्यू है, ठीक है, और Km वैल्यू है और ये वेलोसिटी है या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, जो मर्जी आप इसको याद कर सको, बस ये इतना सा ही है। और ठीक है, मुझे पता है कि ये इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट में से एक है, आफ्टर एक्टिवेशन एनर्जी जो थोड़ा टफेस्ट है वो यही है हमारा, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने आपसे क्या कहा, इसको सबस्ट्रेट बोल दो या वेलोसिटी कह दो, एक ही बात है ना, यही बात है, ठीक है। ये हमारा क्या है मैम, ये मैम हमारा वी मैक्स है कि अब इसके बाद ना आप इसमें कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर दो, क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? इसके बाद आप 6 ग्राम दे दो, 10 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो, फिर भी वो मैम हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है, करेक्ट। जो मैं पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैम हमारे पास क्या है कि ये मैम मैक्सिमम वैल्यू है हमारे सबस्ट्रेट की, और ये क्या है उसकी, ये जगह अगर हम, ये हमारी वी मैक्स है तो ये पॉइंट क्या हुआ उसके लिए, वी मैक्स का हाफ। केएम वैल्यू तो है ही बच्चे, ये वी मैक्स का हाफ पॉइंट है, ठीक है विवेक। थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गया मैम, बट कोई ना, दिमाग में पचा लो यार, इतना सब तो पचा ही लिए हो, ठीक है। एक बार फिर से कर लें इसे हम, एक काम करते हैं, उस वाले पॉइंट को हम लोग एक बार लास्ट में फिर से देख लेंगे। अभी के लिए जितना घुसा दिमाग में बस उतना ही पॉइंट रख लो कि यहाँ पे क्या है मैम, ये वी मैक्स है, ये वी मैक्स का हाफ है, जिसे हम क्या कहते हैं, के एम वैल्यू कहते हैं मैम, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आधी है। ये हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये प्रोडक्ट बन गया, ये रहा सबस्ट्रेट, ठीक। चलो जी, थोड़ी सी बस समझ लो, ये रही हमारी के एम वैल्यू और ये है इसकी एफिनिटी, ठीक है। केएम वैल्यू जब हमारी बढ़ती है, इधर से इधर बढ़ रही है, तो एफिनिटी हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक जी।
चलो बस ये 2 पॉइंट आपको इसमें रटने हैं और कुछ भी नहीं। अब इनहिबिशन के लिए साथ हमारी कहानी क्या है मैम? इनहिबिशन का मतलब क्या है? इनहिबिशन का जनरल भाषा में मतलब होता है क्या? रोकना। ठीक है, जैसे तुम्हारे लिए इनहिबिशन कौन है? और बहुत सारे बच्चों के लिए कौन है ना? मेरे को आज नया चीज पता चला, पता नहीं मैं कुछ तो देख रही थी कि इसमें कोई स्ट्रीक्स भी आती हैं, है ना, कि आपकी स्ट्रीक्स नहीं टूटनी चाहिए, कुछ ऐसा होता है। मेरे पास एक्चुअली है नहीं इंस्टॉल्ड, बट मेरे को अभी किसी ने सिखाया है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। तो ये आप लोग को क्या कर रही हैं? पढ़ाई करने से रोक रही हैं मैम। चलिए जी मैम, ठीक है। अब कहानी हमारे साथ क्या है इसकी, कि आपका भी यहाँ पे एंजाइम्स को कौन रोक रहा है? डीनेचुरेशन का मतलब समझ में आ गया था? बोलो बोलो, डीनेचुरेशन का मतलब? तो डीनेचुरेशन हमारा एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है। तो डीनेचुरेशन कौन करवा रहा था? टेम्परेचर एंड, बोलो मैम पीएच। थैंक यू प्रिया, पीएच। फिर क्या आ गया? एक नई चीज आ गई मैम। नई चीज है हमारी बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ मैम? यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये हुआ मैम कि यहाँ पे ना हमारे पास ये एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, हमको ना इन दोनों को बाइंड करवाना है। बट उसके अलावा हमारे पास एक कोई चीज आ गई है जिसका नाम क्या है? इनहिबिटर। क्या नाम है? बड़ा सा नाम याद कर लो आज की क्लास में। आई एम सो सॉरी कि आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे, बट यस हम चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेंगे। कभी हमारे पास फ्री टाइम हुआ तो हम इससे क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे, ठीक है। वरना आपको लगता कि अरे यार अंजलि मैम आप तो चले गए, आपने हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट कराया है, ठीक है, बट मैं ये चीज नहीं सुनना चाहती हूँ। तो ये क्या है? हमारा इनहिबिटर है। इनहिबिटर अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह ही है, ठीक है। अब एंजाइम को तो नहीं पता है ना कि मुझे इससे बाइंड करना है या इससे बाइंड करना है, जो इसके पास पहले आ गया उससे बाइंड हो गया, ठीक है। अब एंजाइम के साथ अगर हमारा इनहिबिटर बाइंड हो गया, ठीक है, तो क्या हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा? बोलो। नो मैम। हमारे उसको प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों प्रिया बताओ? ठीक है, इनहिबिटर हमारा रेट ऑफ मतलब इसको रिएक्शंस को रोकने के काम आता है, वही उसका काम है। बट हमें प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलेगा भाई? सबस्ट्रेट भी तो अवेलेबल है, वो कहीं और जाके बाइंड कर जाए। विवेक जी दिमाग लगा पा रहे हो? नहीं, किसी को भी दिमाग नहीं आ रहा? मैम क्योंकि मैम एक एंजाइम सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ज्वाइन होता है इसलिए। ये रीजन नहीं है। यहाँ पे तो इनहिबिटर हमारा जो होता है ना, इनहिबिटर का जो फीचर है ना, देखो इनहिबिटर का काम पता है कैसे है? जैसे तुम लोगों नहीं देखते हो, क्या बोलते हो, मौलिका बनते हैं एकता कपूर के शो में, कि वो ना दिखने में बिल्कुल आपकी तरह ही हैं, बट उनको अंदर क्या है? चाले चलना है, चलो जी तुम ऐसा करो तो फिर मैं तुम्हें ऊपर से जाके धक्का दे दूंगी, ऐसे करके कुछ शोज वगैरह में चलते हैं ना। आप कैसे, जैसे हम लोग तो चलो सीरियल देख रहे हैं तो इसलिए हमको पता है कि ये तो विलेन है, ठीक है। जैसे अगर हमारे कोई पिक्चर में शक्ति कपूर आ जाता है, ठीक है, तो हमको पता है कि ये दुष्ट है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, ठीक है। बट उस मूवी के कैरेक्टर्स को थोड़ी ना पता होता है ये सब चीजें। तो यही कहानी इनके साथ है कि एंजाइम को नहीं पता है कि ये इनहिबिटर है, ये मेरे रिएक्शन को रोक देगा। उसके पास क्या है? उसके पास बस एक चीज है मैम, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। अगर ये एक्टिव साइट हमारी ऑक्यूपाई हो जाएगी तो मैम प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अभी तक जब हमारा ये वाला कहानी चल रहा था तब तक हमारे को यही पता था कि एक एंजाइम में हमारे पास पर्टिकुलरली एक एक्टिव साइट होती है जहां हमारा इनहिबिटर या सबस्ट्रेट जो बाइंड कर गया उसी के अकॉर्डिंग हमारी रेट ऑफ रिएक्शन चलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन चलेगी उसी के अकॉर्डिंग। बच्चा जी आपको आज की वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप नोट्स उसी से बना पाएंगे, ठीक है। कल मैं आपका ये वीडियो अपलोड कर दूंगी तो यूट्यूब पे कन्वर्ट हो जाएगी। कल शाम में बैठ के प्लीज, आपकी क्लास नहीं है बट आई नो आपका स्कूल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होगी, बट प्लीज इसके नोट जरूर बना लीजिए, इट्स डैम 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 इम्पोर्टेंट, ठीक। चलो जी, एंड रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की, देन मैं आपको डेट और जगह बता देती हूँ कि हम क्वेश्चन आंसर्स कैसे करेंगे। आपका थर्सडे को इसका क्लास होगा, राइट, ठीक है। थर्सडे को हमारी क्लास कितने बजे होती है? 8:15 से, है ना? नहीं 8:30 से, 8:30। 8:30 से होती है।
तो आप लोग 8:30 पे तो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपके पास उससे पहले टाइम नहीं, और मेरे पास भी टाइम नहीं, क्योंकि मेरी उससे पहले क्लास होती है। हाँ, बट हम थर्सडे को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग थर्सडे को एक न्यू चैप्टर हर हाल में स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज सारे टीचर्स का चल रहा है नया चैप्टर। तो हमने बट 9:30 पे मैं आपको छोड़ भी दूंगी, छोड़ दे दूंगी इन द सेंस उस न्यू चैप्टर के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। और 9:30 से 10 बजे तक हम लोग इसकी जो है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। बट यस, योगिता एंड विवेक, आप दोनों मुझे याद दिलाओगे कि मैम आपको बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराने हैं, ठीक है। एनी हाउ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, आपको बोलना है मैम इसके हमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा दो, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि ये और जो हमारा नेक्स्ट ईयर का चैप्टर है, उन दोनों को मिला के कम से कम नहीं तो 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मार्क्स के क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना, ठीक। पहला रिवीजन हम उस टाइम पे कर लेंगे, और दूसरा रिवीजन का भी मैं आपको बता देती हूँ, फ्राइडे हमारी क्लास होती है। फ्राइडे मैंने ऑल्दो आपके लिए बुक किया हुआ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। बट यस, अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे 15 मिनट पहले ही ना, तो हम लोग अपने इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, मैं आपके लिए प्लान कर सकती हूँ, जस्ट उसको जो है आपको जैसे कहते हैं ना लागू करवाना, वो आपके ऊपर है। बट यस, ट्रस्ट मी योगिता, अगर आप मुझे ना एक बार कॉल कर दोगे ना 6:30 पे, प्लीज व्हाट्सएप कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि आज मैंने 12th वालों को कुछ काम के लिए कहा था, तो वो भाई साहब महान लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं। व्हाट्सएप हर टाइम बंदे का नहीं खुला होता है। आप मुझे नॉर्मल कॉल कर देना योगिता प्लीज, तो मैं 6:30 से जो है ज्वाइन वाइन करने का वो प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी, तो 6:45 पे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी योगिता, अगर उस दिन सिर्फ आप अकेले भी आए होगे ना, वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए जी, दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया? पहला कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इसी का रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा खुद से देख लेना। एक आता है हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन, या जिसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो जी, इनहिबिशन का सिंपल सा मतलब है एंजाइम्स को रोकना, काम ना करने देना। क्या करता है ये कि मैम ये हमारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है एंजाइम। यूजुअली हमारा जो रिएक्शन है ऐसे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए, उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी, EA इज योर, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, ठीक है। बट अगर आपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया या बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो वो उसे प्रॉपरली डिनेचर भी कर देता है। सिमिलर कहानी हमारे पीएच के साथ भी है, कि हमारा जो एक पर्टिकुलर पीएच, एक ऑप्टिमम पीएच हमको चाहिए होता है काम करने के लिए, लाइक हमारा 7। बट अगर हमने पीएच को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, मतलब उसे बेसिक बना दिया, या बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, मतलब उसे एसिडिक बना दिया, तो वो पहले तो एंजाइम एक्टिविटी को लोअर करेगा, और अल्टीमेटली अगर हमने और भी ज्यादा डिक्रीज किया, या अगर आपको स्लाइड समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको पता होना चाहिए बच्चा जी, टेम्परेचर वाला तो समझ में आ रहा होगा, बट एंजाइम्स वाले में आपको क्या समझना है? यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमारा जो पीएच रेंज है, अच्छा किसी को पता है पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक चलता है? मैम 0 to 14। बिल्कुल, अरे वाह, तुम लोगों को तो पता है, ठीक है। 0 to 14 न्यूट्रल कौन सा होता है? 7। 7 हमारा न्यूट्रल, चलो तुम लोग को पता है लगभग, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ दिखा रही हूँ बच्चा, कि हमारा एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच सपोज 7 पे ऑप्टिमम एक्टिविटी दे रहा है अपना, ठीक है, वो उसका ऑप्टिमम पीएच है जहां वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी देगा। हमने पीएच को या तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, 9 पीएच थोड़ा इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा ही डिक्रीज कर दिया, तो एंजाइम एक्टिविटी हमारी क्या हो रही है? ये नीचे साइड वाला लोअर जो एरो दिखा रहा है वो मतलब है कि उसकी एक्टिविटी मैम कम हो गई है, ठीक है। और हमने अगर उसको और भी ज्यादा पीएच को इंक्रीज कर दिया, 14 कर दिया, या हमने एसिडिक बिल्कुल कर दिया, ये 1 है, ठीक है, तो ये मैम डीनेचर कर देगा। ये पॉइंट हमने सीख लिया है। और सिमिलर कहानी ये रही ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ भी, कि ये हमारा जो टेम्परेचर है 27 डिग्री पे बेस्ट एक्टिविटी दे रहा है, ठीक है। बट अगर हमने उसका पीएच 35 कर दिया, या डिक्रीज कर दिया 15 कर दिया, तो एंजाइम एक्टिविटी मैम लोअर हो जाएगी। और हमने और ज्यादा इंक्रीज कर दिया या और ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो एंजाइम एक्टिविटी डीनेचर हो जाएगी, ठीक है। अब ये रहा हमारा कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट, जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया नहीं, ठीक है। बट ये वाला पार्ट प्लीज बच्चा लोग तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। जब पढ़ा ही रहे हैं, आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं होने हैं, तो इस चैप्टर को ही खत्म कर दिया तमीज से। फिर हम लोग के ये क्लासिफिकेशन वाला थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, यार अभी बहुत सारा, कोई नहीं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखो क्या कहानी है इसकी, क्योंकि इसको समझना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी, बट प्लीज एक बार में सुन लेना,
ठीक है, चलो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? देखो मैम, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या है कि ब्लॉकेज ऑफ एक्शन साइट, एक्शन ऑफ एंजाइम on its substrate by replacement of substrate with a similar but inactive compound that can combine with the active site of the enzyme but is not acted upon the split of enzyme. ठीक है, क्या इतनी अंग्रेजी बोल दी मैम? हमने ये यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट को हमने क्या कर दिया है, सिंपली से मैम ब्लॉक कर दिया है। एक ऐसे सबस्ट्रेट, एक ऐसे जिसे कहते हैं ना सबस्ट्रेट को बोल दो, जो हमारा वो है इनहिबिटर, उसको भी हम सबस्ट्रेट ही बोल रहे हैं, एक ऐसे सबस्ट्रेट से जो हमारे सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखता है, ठीक है, वो उसके एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, बट हमारे जो हमारा इनहिबिटर है ये ऐसे ही साथ में पड़े रहेंगे। क्यों मैम? क्योंकि अगर आप सोचो ना, आगे चल के ये अलग अलग हुए, ठीक है, एंजाइम प्लस इनहिबिटर ये फिर से अलग अलग हो गए, तो हमारे पास फिर से क्या है, हमारे पास मैम हमारा सबस्ट्रेट ओरिजिनल वाला प्रेजेंट है, वो तुरंत बाइंड कर जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो इनहिबिटर है वो जब इससे बाइंड करेगा, जो कि इसी की तरह दिखता है सबस्ट्रेट की तरह, तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। एंड ब्लॉक करने का तरीका ये है कि वो कभी भी अलग नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा, एंजाइम से हटे एक साथ में चिपका रहेगा। अब नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है मैम? नॉन कॉम्पिटिटिव का कहानी हम यहाँ देखेंगे कि enzyme inhibition in which the inhibiting compound does not compete with the natural substrate for the active site on the enzyme but inhibits the reaction by combining with the enzyme substrate complex after the complex is formed. I hope सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि मैम ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने देता है, उसके बाद जाके क्या करेगा, चिपक गया। अब तुम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बताओ भाई। ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसका शेप्स, कॉम्प्लेक्स, सबको जैसे कहते हैं ना चेंज कर दिया। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब काम करता है मैम? जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और कॉम्पिटिटिव कब करता है? कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिटर, जैसे कि नाजो और विवेक जी दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, किसके लिए? नीट की सीट के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी नीट की सीट जिसके लिए वो दोनों लड़ रहे हैं। अब जो आ गया वो बाजी मार जाएगा। अब अगर विवेक जी को नीट का क्लियर हो गया, उनको फर्स्ट रैंक मिल गई एम्स का एमबीबीएस कॉलेज, तो क्या विवेक जी उस सीट को छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मैम, पकड़ के बैठ जाएंगे। तो यही कहानी है हमारे इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है भाई? अरे ठीक है यार, विवेक को बनने दो अपना, मैं तो अपना क्या बनूंगा। जैसे विवेक जी ने क्या बोला कि मैं तो मैम क्या बोलते हैं डॉक्टर बन जाऊंगा। और सपोज कर लो कि उन्होंने नीट जो है क्वालिफाई भी कर दिया, बट उनकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो उनको क्या मिला मैम? बीएएमएस का कॉलेज मिला। ठीक है, और वही हमारी जो नाजो जी हैं, उनको क्या हो गया, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अब चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पे चीज आ जाएगी विवेक जी को ट्रिगर करने वाली। तो नाजो जी ने क्या निकाल लिया कि हम, मेरे को तो मैम एमबीबीएस या बीएमएस करना ही नहीं है, मैंने क्या कर दिया, आईएएस क्लियर कर लिया। सॉर्टेड कि उस वाले रिएक्शन, उस वाले लाइन में ही नहीं जाना हमें। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको करने दो, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपना तैयारी करेंगे। मतलब कि क्या, बाद में ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो ये इनके दोनों बेसिक जो है आपके डिफरेंसेस हैं। अगली कहानी क्या जाएगी कि इनहिबिटर आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट के जैसे ही दिखने वाले होने चाहिए, बट क्या यहाँ पे हमको डिफरेंट वाला चाहिए? नहीं मैम, है बट डिफरेंट। यहाँ पे हमारी जो है उसको उस टाइम पे कॉन्फर्मेशन जो है सेम नहीं चाहिए होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे इट इज इनहिबिटर। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर जो है वो बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए जैसा हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट दिखता है। मॉलिक्यूल्स कंपीट विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग द एक्टिव साइट। दोनों के दोनों में कंपटीशन चल रहेगा कि कौन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। और यहाँ पे क्या है, कोई कंपटीशन नहीं है, बनने दो कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हम काम करते हैं। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट बच्चा थोड़े से इजी वाले हैं, तो आप लोग खुद से देख लेना, बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद 5 to 6 मिनट्स और हमें ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, जनरल भाषा वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको समझा दिया। देखो, सबस्ट्रेट के बेसिस पे हम एंजाइम्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। 3 नहीं, एक्चुअली 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, चलो जी, अगर हम नहीं, यहाँ पे अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट के बेसिस पे हम उनको 3 पार्ट्स में करते हैं, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स और लाइपेज। क्यों? क्योंकि मैम हमारी बॉडी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं से मिलके बनी है। प्रोटीएज मींस प्रोटीन्स, तो ये पर्टिकुलर वो एंजाइम्स हैं जो हमारे प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स पे काम करते हैं। एंड आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी में पेप्टाइड्स ही होते हैं।
वो एंजाइम्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन है ये, ठीक है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट पे वो करें, जिसे कहते हैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन चलाएं, उन्हें हम कार्बोक्सिलेज कहते हैं या सुक्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, और प्लीज एग्जांपल्स भी, ठीक है। आई नो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, बट इतना आप कर लोगे, ठीक है। तीसरा है हमारा लाइपेज, जो कि लाइपोलिटिक एंजाइम्स भी कहलाते हैं। ये हमारे लिपिड्स पे काम करते हैं, लिपिड्स या फैट्स कह लो, और इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रिप्सिन। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, वो आपको याद रखना है एग्जांपल्स, ठीक है। आप प्लीज एग्जांपल्स याद रखना। ये पहला है क्लासिफिकेशन सबस्ट्रेट के बेसिस पे। अगला क्लासिफिकेशन हमारा किस पे है कि किस तरीका का रिएक्शन हुआ है, एंड ट्रस्ट मी यहीं से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट हमें 2 मिनट में खत्म करना है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो इनके नाम, तो आप यहाँ पे नाम यहाँ पे सीधे सीधे याद कर लो। आपने देखा है हर एक में, देख रहे हो लास्ट में एज सब में लगा हुआ है। पहला है मैम ऑक्सीडेज रिडक्टेज एंजाइम्स। कौन कौन से एग्जांपल हैं उसके, ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज। ट्रांसफरेज के ये तीनों एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोलेज के ये तीनों एग्जांपल हैं। लाइएज के ये 2 एग्जांपल है। आइसोमरेज के ये, और लाइगेज के, लाइगेज का मतलब क्या होता है बच्चा, लाइगेज का मतलब होता है फेविकॉल, ठीक है। लाइगेज इज कि जो हमारे ये लाइगेज कैसे काम करते हैं, 2 डिफरेंट हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ने के, ठीक है। मैम आपने तो बहुत जल्दी करवा दिया ये, क्योंकि मैं आ रही हूँ इस स्लाइड पे, ठीक है। ये भी सेम ही स्लाइड है, यहाँ पे उस वाले में सिर्फ एग्जाम्पल्स ही थे। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम क्या है मैम, ऑक्सीडो रिडक्टेज पता है क्या है आपका, आपने पढ़ा है ना ये, एक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 100% श्योर। रिडॉक्स रिएक्शन जानते हो ना, यस मैम। क्या होता है यहाँ पे, मैम यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है। और एक जनरल भाषा में बोलूं तो क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों चल रहे होते हैं, यही तो पढ़ते हो है ना। तो यही यहाँ पे हो रहा है मैम। ये ऑक्सीडो रिडक्टेज हमारे मैम वहां पे आएंगे जहां पे मैम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चाहे ऑक्सीडेशन के थ्रू चाहे रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, डिहाइड्रोजनेज। क्लियर हो गया पहला वाला ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना। चलो जी, फिर क्या है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में मतलब क्या, एक फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है हमारा, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब ट्रांसफर यहाँ पे किसका करोगे, यहाँ पे बंदों का ट्रांसफर नहीं होगा ना, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर किसका होता है बच्चा, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप उठा के हमने दूसरे में लगा दिया। लाइक अगर हमारे पास फॉस्फेट था, फॉस्फेट को हमने हटा दिया किससे, हमने फॉस्फेट को हटा दिया काइनेज से, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, तो ठीक है मैम। हाइड्रोलेज मतलब क्या, ये देखो बच्चे कंफ्यूज किसमें होते हैं, हाइड्रोलेज में और लाइएज में, ठीक है। बस क्योंकि वो लाइगेज को और लाइगेज को एक जैसा समझ लेते हैं, बस यहाँ पे आपको रटने वाला चीज है कि लाइगेज मैम हमारा फेविकॉल है, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के 2 लोगों को आपस में जोड़ेगा। अभी सीखोगे आप, जब हम लोग वो वाला पार्ट पढ़ेंगे ना आगे, क्या बोलते हैं इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, तब सीखोगे कि लाइगेज क्या करेगा, 2 बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। ये वाला क्लियर हो गया आपको, लाइगेज वाला पार्ट, जल्दी बता दो, ठीक है। और आइसोमेरेज का नाम क्या होता है ना बच्चे, आइसोमेरेज का काम होता है कि ये ना सिर्फ क्या कर देते हैं, रीअरेंजमेंट करेगा। आइसोमर्स समझते हो ना आप लोग, आइसोमर्स क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं दिखने में, बट वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यही कहानी चल रही होती है उसमें। तो ये हमारा रीअरेंजमेंट वाला हो गया, और इसका एग्जाम्पल है म्यूटेज। अब ये आते हैं दोनों इंपॉर्टेंट वाले। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, देख रहे हो, ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पे बाय यूजिंग वाटर, बस ये याद रखना है, हाइड्रो मींस वाटर, तो हम यहाँ वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और लाइएज में क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट वाटर, यहाँ पे वाटर का जरूरत नहीं, ठीक है। बस इतना हार्डली डिफरेंस है, बस आपको याद क्या करने बच्चे, इनके नाम, ठीक है। आई होप नेक्स्ट क्लास में आप इसके नाम जो है वो याद करके लाएंगे, ठीक है। अब हमारा ना सिर्फ एक ही पार्ट जो जिसे कह सकते हैं वो वाला पार्ट रह गया है, बट यस मैं ना आपका ये वाला पार्ट भी निपटाना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज थर्सडे के जो क्लास होगा आपका, वो लास्ट में आप, थर्सडे वाला नहीं, फ्राइडे वाले पार्ट में हम लोग ये वाला कर लेंगे। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, हार्डली लगेगा तो 5 मिनट ही, बट यस नेक्स्ट आपकी फिजिक्स की क्लास है, 15 मिनट बाद ही आपको थोड़ा सा तो रेस्ट करना ही होगा, ठीक है। सिर्फ ये 3 टॉपिक छोटे छोटे, अगर आप कहो ना तो ये बस ये तीनों टॉपिक यहीं से पढ़ लोगे ना तो भी खत्म है, क्योंकि ये ना सेम ही चीज है, देख रहे हो आप,
सब सेम है। मेरा एक्चुअली आदत है ना, ये मेरी खुद की वाली स्लाइड्स हैं कि हर एक चीज को मैं 2-3 बार करा देती हूँ ना, देख रहे हो, सब सेम है। ये भी कोएंजाइम का फैक्टर है। मैं अलग अलग स्लाइड्स लेके आती हूँ ताकि बच्चे को किसी से तो जाए दिमाग में। ये भी वही है और यहाँ पे भी वही है, कोएंजाइम्स और फैक्टर्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, आप लोग अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या आप लोगों ने, इन तीनों का स्क्रीनशॉट लिया है आपने बच्चा, या आप बोलो तो मैं आपको यही वाली स्लाइड्स पूरी की पूरी भेज दूं, अगर आप चाहो तो हम लोग अपने वाले ग्रुप में भेज लेते हैं, Yes, ma'am. है ना, अपलोड ना करती हूँ वहां पे डॉक्यूमेंट, उस वाले में अपने वाले ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, एक बार तो फिर अभी स्लाइड स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यस, ऑल द बेस्ट, वेरी बहुत ज्यादा बच्चों प्लीज। मुझे पता है आप लोग के बहुत सारे एग्जाम्स और वो सारी चीजें चल रही हैं, बट यस यस यस, ये जो मेगा टेस्ट है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिलेबस आपको मिल चुका है, स्टार्टिंग क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसको बहुत